नमस्कार दोस्तों, हमारे शिक्षा सोपान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने जो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी व्याकरण और प्री बीएसटीसी 2026 का जो पेपर देने वाले हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 आप तक पहुंच चुके हैं। आज हम पार्ट 3 यहाँ पर आपको कंप्लीट कराने वाले हैं और 3 पार्ट्स में आपका ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, चलो ये वाक्य के प्रकार आज हम पढ़ेंगे जो हमने रचना की दृष्टि से पहले पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। शुरू करते हैं। आप यदि हमारे चैनल पर आज नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें। और आपको हमारी वीडियो, हमारा पढ़ाने का अंदाज कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आज अपन पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर यदि अपन वाक्य के भेदों की बात करते हैं तो अर्थ के आधार पर हमारे जो वाक्य हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के जो वाक्य हैं आपको इनका नाम जो है आना चाहिए। 8 प्रकार के वाक्य कौन कौन से हैं, और यदि आपको इनका नाम भी विधिवत पता है, नाम इनका चाहे वो आप क्रम से याद रख सकते हैं, आपको बिना क्रम के याद है, चाहे क्रम से याद है, किसी भी प्रकार से याद है, लेकिन यदि आपको इनका नाम याद है तो आप इनकी व्याख्या, आप इनको एक्सप्लेन करना चाहें या आपको परीक्षा में इससे संबंधित जो प्रश्न आता है उस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं यदि आपको नाम भी याद है। और नाम को भी हम, नाम से भी आपको किस प्रकार ये करना है, किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, वो यहाँ पर हम बताने का प्रयास आपको करेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है कि भाई 8 प्रकार आपको याद कैसे रहेंगे। 8 प्रकार जो हैं हमारे, इनको हम याद कैसे रखेंगे। तो इसके लिए भी हमने आपको एक ट्रिक्स बना रखी है और इस ट्रिक्स के द्वारा आप 8 प्रकार के नाम जो है वो आसानी से याद रख सकते हैं। और यहाँ पर आपकी ट्रिक्स है विप्र विन आई सांस। विप्र बिन आई सांस, ये ट्रिक्स आप याद करके और आसानी से अपने जो 8 प्रकार के वाक्य हैं, 8 प्रकार के वाक्यों का आप नाम याद रख सकते हैं। जैसे यदि मैं यहाँ पर आपको बताऊं इनके एक एक के, तो यदि आप सबसे पहले है बी, और बी का मतलब होता है विधानवाचक। आपका वाक्य हुआ विधानवाचक। दूसरे नंबर पे आपको दिया गया है प्रे। प्रे से बना आपका प्रश्नवाचक। प्रे से बना आपका प्रश्नवाचक। तीसरे नंबर पर है फिर बी। देखिए यहाँ पर 2 बी है, एक विधानवाचक है और दूसरी आपकी विस्मयबोधक है। दूसरी आपकी विस्मयबोधक। ये 2 बी आपको देखने को मिलेंगी। नंबर 4 पर है आपका न। न से बनेगा आपका निषेधवाचक वाक्य। न से बना आपका निषेधवाचक। ये 4 हो गए आपके। नंबर 5 पर है आपको आ। 5 से आ से बन जाएगा आपका आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 6 पर है आपको ई। ई से बनेगा आपका इच्छावाचक वाक्य। ई से आपका बन गया इच्छावाचक वाक्य। और 7 और 8 पर आपको 2 से है। इसका मतलब है कि लास्ट के 2 जो सेंटेंस हैं आपके अर्थ के आधार पर, ये दोनों की शुरुआत आपकी से होती है। से आपकी शुरुआत होगी। तो से शुरुआत हो रही है तो आपकी एक तो है आपका संकेतवाचक वाक्य,
और एक है आपका संदेहवाचक वाक्य। एक आपका कौन सा है? संदेहवाचक। इस प्रकार से आपके ये जो 8 वाक्य हैं, 8 वाक्यों को आप यहाँ पर इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो याद रख सकते हैं। और आपकी ट्रिक्स है विप्र बिन आई सांस, विप्र बिन आई सांस। वी विधानवाचक, न प्रश्नवाचक, दोबारा वी विस्मयबोधक, न निषेधवाचक, आ आज्ञावाचक, ई इच्छावाचक, से संकेत और से संदेहवाचक। आपको इनके नाम कहीं पर आपको ये वाचक लगकर मिल सकते हैं और कहीं पर ये आपको नाम अर्थक के रूप में भी मिल सकते हैं। जैसे माना कि विधानवाचक वाक्य यहाँ पर आपका लिखा गया है हमारे द्वारा, ये आपको विधानार्थक के रूप में मिल सकता है, ये प्रश्नार्थक के रूप में मिल सकता है, ये आपको निषेधार्थक के रूप में मिल सकता है, आज्ञार्थक के रूप में मिल सकता है, इच्छार्थक के रूप में मिल सकता है। ऐसे यदि आपको किसी भी प्रकार से ये वाक्य मिल सकते हैं, आपको इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आपको मुख्य रूप से नाम याद रखना है कि ये विधान है, ये प्रश्न है, ये विस्मय है, ये निषेध है, ये आज्ञा है, ये इच्छा है, ये संकेत है, ये संदेह है। ये हमको प्रॉपर याद रखना है जो आपका मुख्य शब्द है। और मुख्य शब्द यदि आपको याद है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे, एक एक का एग्जाम्पल देखेंगे, एक एक की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन इसकी क्या होती है, एग्जाम्पल आएगा तो हम उसकी पहचान किस प्रकार से करेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, ये आपके लिए बहुत 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 फायदेमंद वीडियो होने वाली है, क्योंकि हमारी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो हमको पहचान से संबंधित आएगा। आपको नाम से संबंधित केवल ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अर्थ के आधार पर वाक्य है, तो उसमें आपको 3 वाक्य जो है अलग दिए जाएंगे, एक आपको अर्थ के आधार पर वाक्य दिया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं है, तो आपको 3 अर्थ के आधार पर होंगे और एक नहीं होगा जो आपको आंसर बताना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और आप यदि बार बार हम आपसे कहते हैं कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट अवश्य रूप से करें, जिससे कि हमें एक सपोर्ट मिलता है और हमको एक नई ऊर्जा मिलती है आप लोगों के साथ अच्छी प्रकार से काम करने की। तो चलिए हम अधिक समय आपका नहीं लेते हुए और हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है हम नंबर 1 जो वाक्य है आपका वो पढ़ते हैं। नंबर 1 पर है आपका विधानवाचक वाक्य। ये क्या है? विधानवाचक। इसके अंदर आपको एक विधान किया जाएगा वाक्य का। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे आप? विधान पढ़ेंगे, वाक्य का विधान होगा। इसमें अपन को सबसे मेन चीज, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि आपको कोई भी सेंटेंस विधानवाचक होगा, यदि कोई भी सेंटेंस आपका विधानवाचक है तो ये सरल वाक्य से मिलता जुलता वाक्य है। यदि हम सरल वाक्य को देखें, वो रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है, ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। कौन सा? विधानवाचक। यदि आप अर्थ की दृष्टि से देखें तो विधानवाचक आपका सरल वाक्य की तरह है, यदि आप रचना की दृष्टि से देखें तो सरल वाक्य आपका विधान की तरह है। इसमें आपको सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बता देता हूं कि इसमें आपको कार्य के बारे में बताया जाता है। कार्य का बोध मान लीजिए आप, इसमें आपको कार्य का बोध क्या होता है? इसमें कार्य का बोध मतलब आपको यहां पर क्रिया जो है अवश्य रूप से आपके सेंटेंस के अंदर जो है वो मिलने वाली है। क्रिया आपको अवश्य रूप से मिलेगी। जैसे यदि मैं आपको एक छोटा सा विधानवाचक का हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे माना कि मैंने लिखा यहाँ पर कि मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। यहां पर हमने देखा कि ये करता है और ये क्रिया है और ये इसकी सहायक क्रिया है। मतलब
मोहन नाम का एक व्यक्ति है जो पढ़ने का कार्य यहाँ पर कर रहा है। किसका काम कर रहा है? पढ़ने का। ये यहाँ पर एक जो है वो विधान के अंदर आता है। आपको यहाँ पर एक क्रिया दी जाएगी और उस क्रिया के द्वारा, हालांकि हम ये बात जानते हैं कि वाक्य के अंदर लगभग प्रत्येक वाक्य के अंदर आपको कोई न कोई क्रिया अवश्य रूप से मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो केवल कार्य का बोध होता है। और जहां पर कार्य का केवल बोध किया जाता है तो वो आपका एक सरल सेंटेंस के रूप में आता है, सामान्य वाक्य के मतलब साधारण वाक्य के अंदर आता है, और ये अर्थ की दृष्टि से विधानवाचक वाक्य आपका कहलाता है। यदि अपन दूसरे वाक्य की बात करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, यहां पर देखिए आपको नाम से ही पहचान करनी है। वाचक का मतलब होता है बोध कराना, और यहां पर लिखा हुआ है प्रश्न। प्रश्नवाचक मतलब वो प्रश्न का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? प्रश्न का। आपको इस सेंटेंस के अंदर, चाहे आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें नहीं पढ़ें, आप इसको जाने नहीं जाने, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो ये होती है कि आपका वाक्य होता है कोई भी, और वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो लगा मिलता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आप इसके बारे में जाने या ना जाने, लेकिन यदि आपको किसी भी वाक्य के बाद में, किसी भी वाक्य के एंड में यदि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ मिलता है, आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंदर आपको प्रश्नवाचक शब्द मिलेंगे वाक्य के मध्य में, और ये यदि इसकी इंपॉर्टेंट बात देखें तो ये प्रश्न पूछने के काम आता है। इसका प्रयोग किस लिए होता है? प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग, आप सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होगा। प्रश्न पूछने के लिए इसको काम में लिया जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य को। और वाक्य के अंत में जो आपको मुख्य रूप से पहचान है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, जैसे माना कि मैंने यहां पर लिख दिया कि आप कहां जा रहे हैं। अब यदि आपसे कोई पूछता है कि ये किस प्रकार का वाक्य है, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आपको मिल सकता है। आप लास्ट में जाइए, लास्ट में आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा हुआ है, और यदि बात करते बीच में तो यहाँ पर एक कहां जो प्रश्न पूछने के काम आता है, प्रश्नवाचक शब्द है। और ये यदि दो चीज आपको दिखाई दे रही हैं तो आप निश्चित रूप से इस सेंटेंस को आसानी से समझ सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है। ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ये आपके लिए ये भी सीधा वाक्य है। अर्थ के आधार पर जो वाक्य है, मैंने आपको शुरुआत में भी ये चीज बताई कि मुख्य रूप से आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इनका जो नाम है उस नाम का मतलब समझ लो। जैसे माना कि इसका नाम है प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्न का मतलब यदि आप जानते हैं तो ये वाक्य बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगा, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाक्य की तरफ। अब देखिए हमने जो आपको ट्रिक्स बताई थी, विप्र बिन आई सांस, तो इसमें विप्र का जो पहला जो भाग था वो आपका क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे बिन। बिन का मतलब विस्मयबोधक और निषेधवाचक। तो पहले हम पढ़ेंगे नंबर 3 पर विस्मयबोधक वाक्य। विस्मयबोधक वाक्य, इसके अंदर भी आपको कोई परेशानी नहीं है, ये भी आपका बहुत सीधा वाक्य है और आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। इसकी भी एक पहचान फिक्स है। अपन वैसे यदि इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें कि इसके अंदर क्या आता है,
तो आप देख लीजिए इसके अंदर, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आश्चर्य आता है, ठीक है, एक हर्ष, एक आपका आता है इसके अंदर शोक, एक आप किसी से घृणा करते हैं आदि। ये चार चीज जो है आप मुख्य रूप से अपने दिमाग में बिठा लो कि यदि किसी भी वाक्य के अंदर किसी आश्चर्य की बात की गई है, या उसमें ज्यादा खुशी की बात की गई है, या उसमें किसी हमारे परिचित या हमारे अपने व्यक्ति के लिए कोई शोक की बात की गई है, या हम किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी वातावरण से यदि हम कोई घृणा करते हैं, घृणा नफरत जैसी यदि कोई बात हमारे सामने आई है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये विस्मय बोधक वाक्य आपका होगा। अब माना कि बहुत से बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सर हम इसकी पहचान कैसे होगी कि ये आश्चर्य वाली बात है, ये हर्ष वाली बात है, या ये शोक वाली बात है, या ये इसमें घृणा वाली बात बताई गई है। तो पहली बात तो इसमें आपको अगले पॉइंट की तरफ यदि अपन बढ़ते हैं तो इसमें आपको विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक चिन्ह का आपको प्रयोग किया जाएगा। और ये विस्मय बोधक चिन्ह होता है एक आपका पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम के नीचे होती है बिंदी। ये हमारा विस्मय बोधक का चिन्ह होता है। यहां पर आपको एक बात और ध्यान देने योग्य होती है कि प्रत्येक वाक्य के अंदर, जब जैसे माना कि हमने इससे पहले एक प्रश्नवाचक वाक्य पढ़े हैं इससे पहले, और प्रश्नवाचक वाक्य में हमने देखा था कि क्या लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, और कहां पर लगा हुआ है, वाक्य के एंड में। लेकिन यहां पर हमको कौन सी बात ध्यान रखनी है कि यहां पर जो ये आपका विस्मय बोधक चिन्ह जो लगेगा, ये आपका वाक्य के अंत में नहीं लगता है, ये भैया आपका जो लगता है वो शब्द के अंत में लगता है। मतलब जो आपको शब्द आश्चर्य का बोध कराएगा, घृणा का बोध कराएगा, आपको हर्ष का बोध कराएगा, या आपको शोक का बोध कराएगा, उस शब्द के बाद ही ये आपका जो विस्मय बोधक चिन्ह है ये वहीं पर आपको मिल जाएगा। और ये जहां पर आपको मिल जाता है आप समझ जाइए कि इससे पहले जो शब्द लिखा गया है वो आपका इन चारों में से एक का बोध करा रहा है। और यदि आपसे पूरे सेंटेंस की बात की जाए तो वो पूरा सेंटेंस आपका कौन सा है, विस्मय बोधक वाक्य है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। जैसे माना कि हम इसमें उदाहरण के तौर पर देखते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे आपने किसी शोक वाली बात को अचानक से सुन लिया, तो हम इसके लिए कह देते हैं अरे यह तो अनर्थ हो गया, अरे यह तो अनर्थ हो गया। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि अरे जो शब्द है, यहां से हम एक कोई बुरी घटना हमको जैसे ही मिली, हमारा कोई परिचित व्यक्ति या अपना कोई व्यक्ति है, उसकी हमें जैसे ही कोई बुरी सूचना मिली, हमारे मुंह से अचानक निकला, क्या निकला कि अरे यह तो अनर्थ हो गया। अरे यहां पर हमने देखा कि अरे के बाद में विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है। और यदि हम यहां की बात करें बाद की, तो बाद में इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चिन्ह लगाया जाएगा। विराम चिन्ह जो लास्ट में लगेगा वो लास्ट का विराम चिन्ह आपका इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगेगा। यदि देखिए इसी वाक्य को मैं यदि ऐसे लिख देता हूं, अरे यह क्या हो गया। अब देखिए यहां पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा ये आपका इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाया गया है। अरे यह क्या हो गया, क्योंकि यहां पर आपको एक प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न, हालांकि इसमें प्रश्न भी है और इसमें एक तरीके से आदमी जो है उसको पता तो है कि भाई ये क्या हुआ है, लेकिन फिर भी वो एक शोक व्यक्त करने की दृष्टि से इस प्रकार से वो बोलता है। तो मुख्य रूप से अपना ध्यान जो है वो अपना ध्यान अपने चिन्ह पर होना चाहिए, और वो चिन्ह आपका यहां पर यदि ये चीज आपकी पकड़ में आ गई है तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, विस्मय बोधक वाक्य हो जाएगा। यहां से आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
आगे अगला जो आपका वाक्य है, अब देखिए विप्र हो गया और बिन में बी हो गया, अब अपन का ने आ गया, मतलब नंबर 4 पे आपका हो गया निषेधवाचक वाक्य। निषेध वाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य के अंदर यदि आप मुख्य रूप से हम देखें तो इसमें मना करने वाली बात आएगी, मना करना। आप किसी भी कार्य के लिए यदि कोई भी व्यक्ति हमसे क्या करता है, मना करता है, तो हम उस सेंटेंस को निषेधवाचक वाक्य के नाम से जानते हैं। और इसमें आपको जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस आएंगे, मतलब नकारात्मक वाक्य यहां पर आपको आएंगे। और नकारात्मक वाक्य में आप जानते हैं यहां पर ना, नहीं, मत, ने, निषेध, वर्जित आदि ऐसे शब्द आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ये सारे शब्द जो हैं वो आपको नकारात्मक वाक्य की तरफ ले जाते हैं, मतलब ये आपको कार्य करने की मना करते हैं, ये आपको निषेध करते हैं। जैसे माना कि यदि हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के रूप में देखते हैं तो देखिए आप उदाहरण, जैसे यदि माना कि जैसे आपने देखा होगा कहीं पर हम कोई ऑफिस में जाते तो वहां पर लिखा रहता है प्रवेश वर्जित है, बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है, यहां पर धूम्रपान वर्जित है, धूम्रपान वर्जित है, ये भी आपको लिखा जाता है। तो ऐसी चीजें जहां पर लिखी जाती है वहां पर मना करने का जो इसमें भाव होता है। यहां पे जैसे माना कि हम यहां पर लिख देते हैं बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है या निषेध है, ऐसे भी आपको लिखा जा सकता है। यहां पर हमने देखा कि वर्जित शब्द यहां पर लिखा गया है, और वर्जित शब्द का आपको पता है वर्जित शब्द का मतलब क्या होता है, वर्जित शब्द का मतलब क्या होता है, मना करना। ये आपसे सीधी मना कर रहा है, मना करना। मना किसके लिए कर रहा है कि आप यहां पर एंट्री नहीं ले सकते, प्रवेश नहीं ले सकते। और प्रवेश क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको इसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी, और यदि आप आज्ञा नहीं लेते हैं तो आपको यहां पर प्रवेश नहीं मिल सकता। कहने का मतलब ये आपको निषेधता की तरफ ले जा रहा है, ये आपको मना कर रहा है काम करने के लिए, प्रवेश के लिए आपको मना कर रहा है। अगला आपका सेंटेंस जो है आपके 4 हो गए, और 5वां सेंटेंस आपका है आज्ञावाचक वाक्य। 5वां सेंटेंस है आपका आज्ञावाचक वाक्य। देखिए आज्ञा के अंदर आपको 2-3 चीज जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखनी है। कौन कौन सी चीज, कि सबसे पहली बात आज्ञा, अनुमति, उपदेश, ये 3 चीज आपको जो है वो ध्यान रखनी है। यदि कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी कार्य के लिए या किसी भी कोई भी आज्ञा दे, आपको उसमें आज्ञा का भाव हो, और आपसे पूछा जाए कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो आपको ये अर्थ के आधार पर सेंटेंस कौन सा करना है, आज्ञावाचक। यदि उसमें अनुमति का भाव हो, देखिए इसमें देना और लेना दोनों चीज आ सकती हैं। जैसे अनुमति में, जैसे मैं कक्षा के अंदर आ सकता हूं, क्या मैं कक्षा में आ सकता हूं, क्या मैं ये कार्य कर सकता हूं, तो ये अनुमति हो गई। अनुमति में क्या होता है, ये आज्ञा से थोड़ी सी पावरफुल कम होती है, क्योंकि आज्ञा के अंदर जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जाइए, तो आप जाइए का मतलब ये पावर है, आपको जाना ही पड़ेगा। और यदि मैंने कहा कि आप जा सकते हैं, तो आप जा सकते हैं, इसका मतलब मैंने आपको कोई पावर नहीं दी है, मेरे कोई जबरदस्ती नहीं की, आपको केवल इतना बताया कि मेरी तरफ से आप जा सकते हैं, आप जाएं या ना जाएं ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो ये होती है अनुमति। और बात आती है उपदेश की।
उपदेश भी एक तरीके से हमारे लिए आज्ञा होती है। जैसे माना कि आपको कोई भी शिक्षक आपको उपदेश दे रहा है, आपको कोई आपका गुरु उपदेश दे रहा है, कोई संत आपका उपदेश दे रहा है, आपको कोई महापुरुष का उपदेश दिया जा रहा है, कोई ग्रंथ का उपदेश दिया जा रहा है, यदि ऐसे उपदेश यदि आपको दिए जा रहे हैं, वो भी आपके लिए एक तरीके की आज्ञा होती है और ये आज्ञा वाचक वाक्य के अंदर आपको आती है। यदि अपन बात करते हैं उदाहरण की, तो उदाहरण अपन देख लें। जैसे माना कि मैं यहां पर आपको उदाहरण देकर आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा आप बैठ जाइए, मैंने कहा आपसे कि आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, मतलब मैं आपको बैठ जाने की क्या दे रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं। और ये क्या है, आज्ञा है, ये अनुमति नहीं है। और यदि मैं आपको इसी सेंटेंस को दूसरे रूप में लिख लेता हूं, आप बैठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। अब देखिए ये जो है आपकी, इसके अंदर आपको आज्ञा का भाव है। यदि बात करते इसके अंदर आपको अनुमति का भाव है। आज्ञा और अनुमति में यही अंतर होता है। आज्ञा कहती है, हमने कहा कि आप बैठ जाइए, मतलब इसमें पावर है कि आपको बैठना है, आप बैठ जाइए। और यदि मैंने कहा कि आप बैठ सकते हैं, इसका मतलब मेरी तरफ से आपको परमिशन है बैठने की। आप चाहें तो खड़े रह सकते हैं और आप चाहें तो बैठ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बैठ जाएं, मतलब मेरी परमिशन है आपको, मेरी अनुमति आपको है। यदि ऐसे भाव से कोई भी एग्जाम्पल आपको आता है, तो ऐसी स्थिति में आपका आज्ञावाचक वाक्य होता है अर्थ के आधार पर। यदि आपको उपदेश से संबंधित कोई भी चीज आती है, तो इसमें आपको जैसे संतों की कोई सूक्ति आ सकती है, कोई बड़े व्यक्तियों की उपदेश आ सकते हैं, कोई शास्त्रों के उपदेश आ सकते हैं। जैसे माना कि हमने गीता में उपदेश मिलता है आपको कि आपको कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो एज ये हमारा शास्त्रों की तरफ से, गीता की तरफ से हमारे लिए एक आदेश है, एक आज्ञा है कि आपको कर्म करना है, आपको फल की इच्छा नहीं करनी है। तो ये भी हमारे लिए एक तरीके से आज्ञा हो गई। तो उपदेश है हालांकि ये, और ये कौन सा वाक्य कहलाएगा, आपका आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा छठा नंबर 6 वाक्य, और ये वाक्य आपका इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य के अंदर भी आपकी 3-4 चीजें आती हैं, और उनको आप देख लें, समझ लें कौन कौन सी चीजें आपको इसके अंदर आती हैं। तो इसमें नंबर पहली बात आती है इच्छा, क्योंकि ये इच्छावाचक वाक्य, तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि इसके अंदर आपको व्यक्ति की इच्छा आएगी। दूसरी आपको इसके अंदर क्या आ गया, दूसरी आ गई इसके अंदर आशीर्वाद, और तीसरी चीज आ गई इसके अंदर शुभकामनाएं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, किसके लिए, इच्छावाचक वाक्य के लिए। अब देखिए इनके अंदर आपको क्या आता है, इनके अंदर क्या आपको ध्यान में रखना है। जैसे माना कि यदि अपन बात करते इच्छा की, तो इच्छा एक व्यक्ति की कोई भी इच्छा उसके अंदर आ सकती है। जैसे माना कि मैं यदि आपको कह देता हूं कि मैं प्रधानमंत्री होता, ये मेरी इच्छा है, ठीक है ना। मेरे पास लिखने के लिए एक पेन होता, मेरे पास नाश्ता के लिए 50 रुपए होते, ये मेरी इच्छा है, लेकिन ये मेरे पास है नहीं, क्योंकि इच्छा हमेशा इच्छा ही रहती है, लेकिन जब इसकी पूर्ति हो जाती है तो ये इच्छा नहीं रहती है, फिर ये आवश्यकता में ट्रांसफर हो जाती है, मतलब ये आवश्यकता बन जाती है। तो इच्छा ये है। इसके बाद बात आती है आशीर्वाद की। आशीर्वाद हम किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं। जैसे माना कि एक स्टूडेंट ने गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया, आप हमेशा खुश रहो, चिरायु रहो, हमेशा आप सुखी रहो, अच्छी पढ़ाई करो, आपका भविष्य उज्जवल हो। ये मैं उनको शुभकामनाएं या आशीर्वाद के रूप में दे रहा हूं। तो ये भी मेरी एक इच्छा है कि मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें, मैं चाहता हूं कि आपकी आयु चिरायु हो, लंबी हो।
मैं चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, मैं चाहता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, ये चीजें मैं चाहता हूं, और जो मैं चाहता हूं वो वाक्य में मैंने लिखा है। तो आप समझ जाइए कौन सा वाक्य होगा, इच्छावाचक, क्योंकि ये मेरी चाह, ये मेरी इच्छा है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, इच्छावाचक। जैसे यदि अपन इसमें एग्जाम्पल के तौर पर यदि अपन देखें, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर अपन देख सकते हैं, मेरे पास एक घर होता, यहां पर हमने लिखा मेरे पास क्या होता, एक घर होता। अब देखिए घर होता लेकिन घर है नहीं है, इच्छा किस चीज की होगी, जो हमारे पास होती नहीं है। यहां पर मेरे पास एक घर नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक इच्छा है, कौन सी, के मेरे पास एक घर होता, ठीक है ना। तो ये आपका किसके अंदर गया, इच्छावाचक वाक्य के अंदर। यदि आप आशीर्वाद या शुभकामनाओं की बात करते हैं, तो मैं जैसे यहां पर लिख देता हूं, आप सदा सुखी रहें, आप सदा सुखी रहें, आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। ये जैसा आशीर्वाद मैंने आपको दिया, तो ये आशीर्वाद यहां पर सुखी रहने का जो मैंने दिया है, ये मेरी क्या है, इच्छा है। मैं ऐसा चाहता हूं कि आप हमेशा क्या रहें, सुख में रहें, आप हमेशा खुश रहें, तो ये मेरी इच्छा है। तो यहां पर ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका, ये इच्छावाचक वाक्य आपका हो जाएगा। ये आपके 6 वाक्य हो गए। और नंबर 7वां आपका जो वाक्य है वो है आपका संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, संदेह का मतलब आप सभी समझते हैं, संदेह का मतलब इसके अंदर आपको क्या क्या चीज आ जाती है, इसके अंदर आपको आ जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई शंका है, संदेह हो गया है आपको, संशय हो गया है आपको, या आप कोई संभावना की तरफ जा रहे हैं, तो भी आपका कौन सा सेंटेंस होता है, आपको संदेहवाचक वाक्य होता है। संदेहवाचक में क्या होता है कि आपको इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे आपने शायद है, संभवतः, ऐसे शब्द आपको विशेष रूप से मिलेंगे, या संभावना आपको शब्द मिल जाएगा। ये आपको ये बताएंगे कि ये जो मैंने वाक्य लिखा है, इसमें जो जिस कार्य के बारे में मैंने बात की है, ये पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें मुझे क्या है, शंका है, इसमें मुझे संदेह है। और संदेह किस बात का है, जैसे माना कि आप एक एग्जाम्पल देकर अपन इसको देख सकते हैं। मैंने माना कि यहां पर एक एग्जाम्पल आपको लिख देता हूं कि शायद आज वर्षा होगी। अब देखिए, यदि आप इस शायद को आप हटाकर इग्नोर करके यदि बात करेंगे इस सेंटेंस की, तो आप बात करिए कि आज वर्षा होगी। ये क्या है, वर्षा होगी मतलब ये कार्य होगा। लेकिन यदि मैंने इस वाक्य के साथ में ये प्लस कर दिया शायद, शायद आज वर्षा होगी, तो ये शायद ने आपका पूरा खेल खराब कर दिया। खेल खराब कर दिया मतलब ये वर्षा जो है आज हो सकती है, ठीक है, और नहीं भी हो सकती है, ये नहीं भी हो सकती है, मतलब दोनों कार्य हैं, दोनों कार्य आपके हैं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, समाचार में आते हैं कि आज हमारे देश में, आज हमारे क्षेत्र में, आज हमारे राज्य में, आज हमारे जिले में शाम को या 2 दिन तक वर्षा होने की संभावना है। तो संभावना है, हो सकती है, नहीं हो सकती है, हम पक्का नहीं कह सकते। ये हमारे लिए क्या है, एक संदेह और एक संशय का विषय रहेगा। ठीक है, अगला जो लास्ट आपका सेंटेंस है नंबर 8,
ये आपका संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक। यदि आप इसको नाम से देखें तो ये किसी भी कार्य के लिए आपको संकेत देगा, क्या करेगा ये। लेकिन आपको इस वाक्य को मैं यदि मेरे अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है कि आपको 2 सेंटेंस लिखे जाएंगे। इसमें वाक्य कितने लिखे जाएंगे? 2 वाक्य, ठीक है ना। और ये दोनों वाक्य जो हैं वो आपस में निर्भर रहेंगे। क्या रहेंगे? ये निर्भर, मतलब पहला वाक्य दूसरे पर और दूसरा वाक्य पहले पर, ये आपस में निर्भर होते हैं और ये संकेत करते हैं कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो एक दूसरे के ऊपर ये सेंटेंस जो है वो आपको निर्भरता दिखाएंगे। जैसे आपको ये एग्जाम्पल से बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यदि इसका एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, उदाहरण में आपको एक, यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। मैंने सेंटेंस लिखा कि यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। देखिए 2 सेंटेंस, यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, ये 2 सेंटेंस है। हमने क्या कहा कि आपको 2 वाक्य मिलेंगे और दोनों वाक्यों में आपको निर्भरता मिलेगी। आप देखिए काम कोई सा भी नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 वाक्य होंगे, दोनों में 2 कार्य होंगे, लेकिन दोनों में से कार्य एक भी पूरा नहीं होगा। देखिए ना तो आप पढ़े और ना ही आप उत्तीर्ण हुए, मतलब दोनों काम नहीं हुए, लेकिन निर्भरता इसके अंदर है। निर्भरता कैसे? कि यदि आप इस कार्य को करते, मतलब यदि आप पढ़ते तो आप उत्तीर्ण अवश्य हो जाते। ये इनके अंदर क्या होती है? निर्भरता। और यदि आप उत्तीर्ण हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपने पढ़ाई की है। मतलब ये सेंटेंस इसके ऊपर और ये सेंटेंस इसके ऊपर निर्भर है, लेकिन यहां पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। जैसे यदि मैं यहां पर एक उदाहरण और लिख देता हूं कि यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। अब यहां पर आप देखेंगे कि 2 कार्य हैं, वर्षा होना और फसल का अच्छा होना। फसल अच्छी नहीं हुई और वर्षा भी नहीं हुई, काम दोनों में से एक भी नहीं हुआ है, लेकिन एक ये संकेत कर रहा है उस परिस्थिति की तरफ, उस स्थिति की तरफ कि यदि बरसात अच्छी होती तो फसल 100% अच्छी होती, लेकिन बरसात अच्छी नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं हुई। और यदि फसल अच्छी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि बरसात अच्छी नहीं हुई। तो बरसात और फसल ये दोनों आपस में एक दूसरे पर क्या है? ये निर्भर हैं। तो ऐसे वाक्य यदि आपको आते हैं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, ठीक है ना, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो हर घर तक मैं सड़क पहुंचा देता, हर घर तक मैं पानी पहुंचा देता, हर व्यक्ति को आवास की सुविधा दे देता, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं और ना ही मैं दे सकता, लेकिन यदि होता तो देता। तो ये निर्भरता यदि वाक्य के अंदर आपको मिले तो आप समझ जाएं कि ये कौन सा वाक्य है, ये संकेतवाचक वाक्य है। ये वाक्य हमारे यहाँ पर अर्थ के आधार पर जो है वो वाक्य आपके पूरे हुए। और वाक्य का जो आपका टॉपिक है, ये वाक्य का टॉपिक भी आपका यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो गया। और अब हम एक नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपका ये वाक्य का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसकी पार्ट 3 जो 3 पार्ट हमने हमारे द्वारा इसमें बनाए गए हैं, आप तीनों पार्ट को ध्यान से, फर्स्ट पार्ट को पहले देखें, सेकंड को उसके बाद देखें, थर्ड को उसके बाद देखें। यदि आप इसको क्रम से देखते हैं अच्छी प्रकार से तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा। और आपसे एक अंत में अनुरोध, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट करें और सभी लोगों तक इसको शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक नई चीज आपको पढ़ने को और सीखने को मिलती रहेगी। ये अभी हमारी शुरुआत है, लेकिन हम आगे आपको हम अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराने की एक जिम्मेदारी लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।